संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली और संविधान का दर्शन, दो अलग अलग विशेषताएं हैं टाइप की, ठीक है। पहला इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था, दूसरा है संघीय शासन, तीसरा है संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, वयस्क मताधिकार, पांचवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, छठवां लोकतांत्रिक गणराज्य, सातवां पंथनिरपेक्ष राज्य और आठवां है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, ठीक है। और इधर है आपका संविधान का दर्शन में है, संविधान के दर्शन में आपकी है प्रस्तावना, ये भी एक विशेषता है। मूल अधिकार, ये भी एक विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार चलाई जाती है। संसद के प्रति सरकार जो है संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भारतीय संविधान संसदात्मक प्रणाली की स्थापना करता है, ठीक। क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जो लोकसभा यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीयों को 1919 और 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत संसदीय शासन का अनुभव था, इसलिए संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाया गया, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं अगला, संघीय शासन व्यवस्था से ऐसे संविधान द्वारा विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों का विभाजन, विभिन्न जो घटक थे उनके मध्य शक्तियों के विभाजन से है। सामान्यतः शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियां विभाजित कर दी गई और एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है, जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई और निर्जाति विविधता पाई जाती है। संविधान का झुकाव एक शक्तिशाली केंद्र की ओर था, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 1 संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। एक के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों के संघ शब्द की व्याख्या करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इसके अंदर अंतर्गत दो चीजें हैं। भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है, समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक। दूसरा, किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। संविधान में संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच मध्य मार्ग को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक होता है। न्यायालय सरकार द्वारा निर्मित कानूनों या आदेशों का परिरक्षण सुनिश्चित करता है। अगर कोई विधि या आदेश संविधान के उल्लंघन की स्थिति में अवैध घोषित सुनिश्चित करता है कि अगर कोई विधि या आदेश संविधान के उल्लंघन की स्थिति में अवैध घोषित कर देता है, ठीक है। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं। संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, ठीक है। लेकिन न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो, ठीक है। इस तरह भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुसत्ता को लिया गया है, ब्रिटेन के समान संसदीय संप्रभुता को लिया गया है, और न ही अमेरिका के समान न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, बल्कि उपयुक्त दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को लिया गया है, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में सभी लोगों को समानता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। वह हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग और संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार होगा, ठीक है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। अब हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के बारे में। इसका अर्थ आंतरिक और बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य की नजर में सभी धर्म समान है, ठीक है। राज्य द्वारा सभी धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। हमारा राज्य या देश अपने नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 25 से 28 तक इसमें दिया गया, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है देश का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होगा, ठीक है। इस शासन की सत्ता जनता में निहित होती है। जनता निर्वाचन के आधार पर
अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 वर्षों के लिए सत्ता प्रदान करती है। यहाँ पे सत्ता होगा, यहाँ पे सत्ता प्रदान करती है तथा जनप्रतिनिधियों को अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है? तथा जनप्रतिनिधि अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक? गणराज्य शब्द से आशय यह है कि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष या निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन के जैसे वंश या परंपरा के द्वारा नहीं। ठीक है? अब आते हैं हम कठोरता और लचीलेपन का समझना। संविधान संशोधन के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। ठीक है? यहाँ कठोर संविधान या लचीलापन या नम्य संविधान। ठीक है? कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ठीक है, ये है आपका विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता थी, जैसे अमेरिकी संविधान। ठीक है? लचीला संविधान वह होता है जिसमें साधारण कानून या संवैधानिक कानून नौ में कोई अंतर नहीं होता है। भारत में इन दोनों के बीच का रास्ता अपना है। इसमें भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है। ठीक है? बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान है। ठीक है? पहला, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है? दूसरा है, कुछ अन्य प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है? इसी के साथ संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया से ही संसद में सामान्य बहुमत से ही संशोधित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि ये संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार न आते हैं। ठीक है? अब आते हैं हम संविधान के दर्शन में। ठीक, संविधान के दर्शन में हम आते हैं प्रस्तावना पे। अब आप लोग प्रस्तावना देख लेना, इसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ठीक है? अब इसमें हम देखते हैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया है। ठीक है? भारतीय संविधान का अंग माना गया है तथा संविधान की जन कुंडली भी कहा गया है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया, इसके बाद अन्य देशों ने इसे अपनाया। इसमें भारत भी शामिल है। एन ए पालकीवाल एन एन ए पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है? अब हम आते हैं मूलाधिकार। मूलाधिकार संविधान के भाग 3 में 6 मूलाधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 28 से 25। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है? ये आपका हो गया। ठीक, अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकारों और स्वतंत्रताओं से है जिन्हें राज्य और सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटाकर इससे समय संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। ठीक है? अपवाद स्वरूप आर्टिकल 20-21 को द्वारा किए गए अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह स्थगित किया जा सकता है। ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अब आ गए हम। यह सिद्धांत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार यह सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। संविधान के चौथे भाग में इनका उल्लेख है। इस सिद्धांत को नीति निर्धारण करने वाला कहा गया। राज्य इन तत्वों को कानून और नीति निर्माण में उपयोग करेगा। भारतीय संविधान में इस तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। ठीक है? अब आगे परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या प्रश्न कर लीजिए। इसमें है भारतीय संविधान लिखित, नवनिर्मित तथा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है? ये रहा विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान को सर्वोच्च मानता है। भारतीय संविधान संविधान को ही सर्वोच्च मानता है तथा विधि के शासन को स्थापित करता है।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को स्थापित करके नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करके एक सराहनीय प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये रहा हमारे संविधान की विशेषताएं। इससे संबंधित टॉपिक था, ये खत्म हो गया। ठीक है, और जो भी चैनल को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब एक नज़र में इसको आप लोग देख लीजिए, ये रहा था।